क्या हमें करना होता है इन टॉपिक्स में। तो डियर और ईडियम्स हमारे मुहावरे होते हैं, जैसे हिंदी के मुहावरे होते हैं ना, ऐसे इंग्लिश के मुहावरे होते हैं जहाँ पर आपके पास एक ईडियम होगा और उस ईडियम के लिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, ठीक है? इन चारों में से कोई एक इस ईडियम का मीनिंग है। जैसे मैं अगर आपसे हेलो बिट्टू हर हर महादेव, अगर मैं आपसे हिंदी में बोलूँ कि श्रवण कुमार अपनी माता-पिता की आँखों का तारा थे, है ना? तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? श्रवण कुमार वाज़ ऑफ एपल ऑफ हिज़ पेरेंट्स आई आईज़। तो इसे इंग्लिश में एपल ऑफ वन्स आईज़ बोलते हैं। एपल ऑफ वन्स आईज़ बोलते हैं किसी की आँखों का तारा या किसी का बड़ा ही प्यारा होना। ऐसे बहुत सारे इडियम्स हैं, जैसे हिंदी में कहावतें हैं, इडियम्स हैं, ऐसे ही इंग्लिश में हैं। अब एक बात देखिए यहाँ पे क्या समझ रहे हैं हम लोगों को कि हमें ना इन्हें याद ही करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई रूल या कोई ऐसा एक थ्योरी नहीं है जो हमें मिल जाए और हमें सारे के सारे याद हो जाएँगे। जैसे आपने हिंदी वाले याद किए थे कि भाई वो तो आज दिन का साँप निकला या चोर की दाढ़ी में तिनका या कुछ भी अगर आप कहावत या आप मुहावरा बोलते हैं, जैसे हिंदी में हमने याद किए हैं, इसी प्रकार से हम लोग इंग्लिश में भी याद करते हैं, है ना? तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि ये लर्निंग पोर्शन है। लर्न अगर हम इसे नहीं करेंगे, तो ये हमें याद नहीं होगा, ठीक है? इडियम्स के 2 तरीके हैं, सेंटेंस में एग्ज़ाम में आने के इडियम्स के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आपको सीधे इडियम दिया हुआ है और आपको उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है? दूसरा तरीका ये होता है कि अभी एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस के बीच में कहीं हमारे पास में इडियम आया, ठीक है? और अब हमें इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताएँ ज़्यादा आसान कौन-सा है? ज़्यादा आसान कौन-सा है इनमें से? पहले में आपको डायरेक्टली इडियम दे दिया, 4 ऑप्शन दिए हैं। दूसरे में आपको वाक्य में प्रयोग करके इडियम दिया गया है, अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके लिए ज़्यादा आसान कौन-सा है? हाँ, आधे लोगों को पहले समझ ही नहीं आया था कि मैंने पूछा क्या है एग्ज़ैक्टली। आसान सेकंड वाला है ना? कैसे ललित पहला कैसे आसान है मेरे भाई ये बताओ? पहला कैसे आसान है? आपको नहीं पता कि अ वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है। सपोज़ आपको नहीं पता कि वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है। बट अब आपको एक सेंटेंस बना के पेपर में दिया गया, ठीक है? और सेंटेंस में लिखा है whenever whenever make plans we make plans ravi always ravi always destroy them destroy them he is a wet blanket। तो बताओ कहाँ ज्यादा समझना आसान है? हम्म? ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? बताओ। और तुमने जो मीनिंग निकाला है मनो वो उल्टा निकलवा लिया है ना। तो क्या मतलब आएगा वेट ब्लैंकेट का? क्या मतलब है वेट ब्लैंकेट? किस व्यक्ति को बोलते हैं वेट ब्लैंकेट? वो जो प्लान्स दूसरों के खराब कर देता है। हाँ, दाल बन गई है, उसे बोलते हैं ना। जो स्पॉइलर होता है ना, जो स्पॉइल करता है वो वेट। अब बताओ कौन-सा ज़्यादा आसान है, पहला कि दूसरा? दूसरा आसान है ना? क्योंकि दूसरा ज़्यादा आसान है, इसलिए वही पेपर में ना के बराबर आता है, ठीक है? आसान काम एग्ज़ामिनर को बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। पेपर में वो आता है जो तुम्हें बिल्कुल समझ में ना आए, इसका मतलब पेपर में ज़्यादातर आपको टाइप नंबर ए देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ, जब एग्ज़ामिनर का मूड अच्छा होता है, जिस दिन आंटी जी ने गाजर का हलवा वगैरह बनाया है, आलू पराठे वगैरह बनाए हैं, उस दिन एग्ज़ामिनर आपको सेकंड वाले टाइप का देता है, वैसे आपको टाइप नंबर 1 ही मिलेगा, ठीक है? एग्ज़ाम में कितने पूछाएँगे पता है? 2 पूछाएँगे आपके प्री एग्ज़ाम में, सीजीएल में, आपके सीएचएसएल में, एमटीएस में, सब एग्ज़ाम्स में 2 आएँगे और जहाँ पर आपका मेंस है लाइक सीजीएल का मेंस, सीपीओ का मेंस, वहाँ पर आपके 8 से 10 के आस-पास ईडीएम्स हो जाते हैं, ठीक है? ओके, चलिए। तो पैराजंबल का जो टाइप आपने पढ़ाया था इस कक्षा में नहीं है सुरुचि रुचि है वो बेटा मिल जाएगा आपको। अच्छा पैराजंबल में आपको 1 टू 6 वाले दिख रहे होंगे। नहीं यार मुझे दोनों याद है। वो ना बेटा वो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस के नाम से रुचि। ये वाला सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस के नाम से होगा, ठीक है? एक बार दोबारा देखिएगा। वरना मेरे पास पीडीएफ है, मैं क्लास के बाद चेक करके उसका नंबर देख लूँगी कौन-सा नंबर है, ठीक है? उसमें 2 दे रखे हैं, एक तो बैंक वाले हैं 1 2 3 4 5 6 वाले, एक सीक्वेंस के नाम से हैं, वो है आपके 4 वाले, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स वाले। हाँ, तो शायद हर कोई यही सोचता है कि ये होना चाहिए। ठीक है। ओके, तो जी ये तो हुआ हमारा इडियम, ठीक है? दूसरा जो हमारा एंटोनिम सिनोनिम्स है, वो तो आपको पता ही है क्या करना क्या होता है। आपके पास एक शब्द होगा, जो भी आपके पास वर्ड होगा ना, अगर आपसे उसका सिमिलर पूछा है, तो आप उसके सिमिलर को बताएँगे और अगर आपसे उसका अपोज़िट पूछा है, तो आप उसके अपोज़िट को बताएँगे, ठीक है? अगर बात करें हाँ, अरे तुम तो मतलब मुकेश बस सुबह-सुबह आँख खुलते ही तुम्हारे मुँह में पोल डाल दें, हैं? मतलब तुम्हें कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, बस पोल दे दो। तुम एक एक पोल खरीद के नहीं लेते हो बेटा लोहे का, एक लोहे का पोल खरीद के घर में रख लो, उसे सुबह दोपहर शाम देखा करो। उसे रख लो घर में ना, तो किसी को कुछ नहीं समझाने देना, बस पोल दो 24 घंटे पोल। कुछ बच्चे तो क्लास में आते ही नमस्ते भी नहीं करते, सीधे आके पोल दे दो। पोल होगा क्या? बस पोल ने इनका जीवन हराम कर रखा है बिल्कुल। तो गाइस एंटोनिम और सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा जो प्री एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको मिलेंगे 2 सवाल, एंटोनिम की भी, सिनोनिम की भी और जो आपका मेंस होगा ना, वहाँ पर हमें मिलते हैं कितने 5-5 क्वेश्चंस दोनों के होते हैं, तो 10 के आस-पास सवाल हो जाएँगे, ठीक है? चलो, जी। चलो अब देखते हैं, आप सवालों पे चलते हैं, पोल देते हैं और अगर मुकेश आज टॉपर नहीं आया ना, तो उसके खाने में आज इतनी मिर्च लगे कि मतलब बस बस उसे चलो मज़ाक कर रही हूँ, ठीक है? मुकेश भाई दिल पे मत लियो, ओके? आ जाओ। चलिए शुरू किया जाए? हाँ, वेरी गुड यू हैव टू। चलिए, तो शुरू करने में सवालों को क्योंकि सवालों का है हमारा अरे बस करो यार मज़ाक कर रही थी मैं। ऐसे पापा बोलते हैं जब पापा से किसी भी चीज़ मैं बचपन में जब घर में क्या होता है पापा से किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़िद करते थे ना तो पापा पता है क्या बोल रहे? खाएगा क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लाइक अब टीवी में केबल नहीं आ रहा है तो पापा केबल नहीं आ रहा। अच्छा कल पे पापा केबल नहीं आ रहा। खाना है केबल, काम नहीं चल रहा है, पेट नहीं भर पा रहा है इसके बिना। ऐसे कहते थे पापा।
आ जाओ चलो। तो क्या करते हैं, सवालों पे चलते हैं एंड बहुत अच्छा करना है सब लोगों को। ठीक है, शुरू किया जाए। रेडी हैं सभी लोग? परीक्षा के लिए तैयार हैं सब लोग? वेरी वेल डन। तो आपको कुछ थोड़ा सा अर्ज किया है कि आज और कल हमारी क्लास है वोकैबुलरी की। कल भी क्लास थी वोकैब की। थर्सडे को हमारा प्रैक्टिस है। थर्सडे को अपना प्रैक्टिस है। तो थर्सडे को हम लोग जितनी भी वोकैब है ना पेपर में जो आती है, ठीक है, उस पूरी वोकैब का क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। ठीक है, अच्छा प्राइस चलो आज के भी 200 रुपए हैं। ठीक है, जो सारे सारे क्वेश्चन करे उसके 200 रुपए। ट्रिक यार देखो एक्चुअली क्या होता है ना, देखो अच्छा चलो अब ललित ने ट्रिक बोल ही दिया है। तो ट्रिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यार देखो एंटोनिम सिनोनिम्स को करने के ना 3 तरीके होते हैं। तरीका नंबर पहला, एक तो मैं आपको बता दूं पहली बात तो जितनी भी ट्रिक्स एंड टिप्स है ना वो ना वो सब लाइक 10% पे तो वर्क करते हैं, बाकी 90% तो वो करती नहीं है। आपको तो पता है ट्रिक का तो यही काम है, ट्रिक इज लाइक ए चाइनीज थिंग। चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली, चल गई तो जी चल जाएगी, 2-2 साल भी नहीं चली तो आज ही खुश। तो यही वाला हिसाब है ट्रिक का ना। पहली ट्रिक इज कॉल्ड निमोनिक्स, है ना। ये क्या होता है भाई, निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स का मतलब होता है कि मैं दूंगी अनुराग, और कौन देगा भाई, ये क्या सवाल है, अगर मैं प्राइस करूँ तो मैं ही दूंगी ना। देखो निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, निमोनिक्स इज कॉल्ड किसी भी वर्ड को ना, क्या हाँ रुचि यही लाइन नहीं याद आ रही थी मुझे। मुझे अगर कोई भी वर्ड याद करना है तो मुझे ना उस वर्ड का कुछ फनी ट्रिक निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर वर्ड मेरा अब्रोगेट है ना, एक तो होगा कि एक सीधा सा बच्चा है उसने इसका सीधा सा मीनिंग याद कर लिया, ठीक है। एक होता है उस वर्ड का निमोनिक याद करना, वैसे ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ओके। दिक्कत की बात ये है कि इतनी सारी ट्रिक्स बनाए कौन। अब जैसे क्या तरीका है, अब रो गेट पर, अब तुम्हारा पेपर था 9 बजे, अब तुम पहुंचे हो 10 बजे, ठीक है। 9 बजे पेपर, तुम 10 बजे पहुंचे तो आपको गार्ड साहब ने बोला बेटा अब तू रो गेट पर, तेरा पेपर अब रो गेट हो गया। तो बताओ क्या हो गया आपका पेपर, आपका पेपर छूट गया है ना। तो अब रो गेट का मतलब होता है कैंसिल। अर्ज किया है कि अब तो रो गेट पर, तेरा पेपर अब रो गेट हो गया, तो कैंसिल हो गया है, या वो तो डिसअप्रूव हो गया है, या वो डिसोबे हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। ये सारे वर्ड्स हमारे अब्रोगेट के मीनिंग होते हैं, ठीक है, ओके। अगर अब आप इसका एंटोनिम करेंगे, अगर आप अब इसका एंटोनिम करेंगे तो एंटोनिम में आप बेटा क्या बनाएंगे, एंटोनिम क्या बन जाएगा बेटा इसका, एंटोनिम में सैंक्शन हो जाना, सैंक्शन हो जाना, अप्रूव हो जाना, अप्रूव हो जाना, और एक्सेप्ट हो जाना, है ना, एक्सेप्ट हो जाना। तो ये हुआ हमारा निमोनिक्स। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका आप बना सकते हैं। जैसे अब एक वर्ड है अब्रप्टली, ये देखो इसका क्या बनाया था। अगर आप यहाँ पे कुछ याद करते हो ना, तो देखो यहाँ पे आपके पास में रप, रप माने रपटना। अब बताओ जब कोई भी बंदा रपटता है तो वो स्लो मोशन में रपटता है कि अचानक से रपट जाता है, बताओ क्या हो जाता है। अब रपट ली और स्लो, ये देखो पवन को देखो, कोई बंदा रपटेगा तो स्लो मोशन आराम दी, कोई भी बंदा जब रपटता है तो वो अचानक से रपट जाता है। तो अब रपटली माने अब रपटली मीन्स सडनली, मीन्स सडनली, है ना। तो सडनली का क्या हो जाए, प्रॉम्प्टली हो जाएगा, है ना, प्रॉम्प्टली हो जाएगा, सडनली हो जाएगा। ऑपोजिट में क्या जाएगा, रैपिडली हो जाएगा, और ऑपोजिट में जाएगा ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, स्लोली, यूजुअली। ये हमारे एंटोनिम में जाएगा, ठीक है। ये निमोनिक्स है, इन्हें आप में से कोई भी बना सकता है। द पॉइंट इज कि आपको ये याद रहने चाहिए। हाँ तुषार एग्जैक्टली। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे जिसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स, जो कि सबसे बेहतरीन तरीका है। इसका फायदा ये है कि यार अब इतने सारे शब्दों की ट्रिक बनाने कौन बैठेगा। बेहतरीन ये तरीका है कि क्यों ना हम एक वर्ड को याद करके उससे 10 और शब्दों को याद कर लें, जिसका काम होता है प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड्स, विच इज द बेस्ट मेथड, जहां से आप, बिलीव मी गाइस, अगर आप इसे याद करते हो ना तो आप 50% वोकैब कंप्लीट कर लेते हो। और द मेजर पोर्शन यू कवर इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आप कवर करते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड से, वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, व्हिच रियली रियली लाइक हेल्प्स इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स वाला है, ये ही बेस्ट तरीका है। रूट वर्ड्स याद करें, रूट वर्ड्स पे आप खूब दिमाग लगाएं, क्योंकि यही है जो एक्चुअली आपके लिए फ्रूटफुल रहता है, ठीक है। अच्छा तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका आप लोगों के लिए नहीं है, वो बच्चों के लिए होता है कि बच्चों को जब चीज़ें याद नहीं होती है ना तो वो पिक्चर्स बना लेते हैं, है ना। तो तीसरा मेथड होता है बेटा पिक्टोरियल मेथड। अगर एक बार में आपको चीज़ नहीं याद हो रही है तो आप उसकी कोई पिक्चर बना लें। ये तरीका इंग्लिश में कम, साइंस में, ज्योग्राफी में एंड हिस्ट्री में ज़्यादा काम आता है, जब आप चीज़ों को पिक्चर्स बना बना के याद कर लेते हैं। तो इन 3 तरीकों में से जो सबसे बेस्ट है उसी पे मैंने कल आपको काफ़ी डिटेल क्लास कराई थी, उसका आपको बेनिफिट समझाने के लिए। तो इस तरीके से आप ट्रिक्स और अपने रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। बट एक बात मैं आपको बता दूँ, जब आप पेपर के सवाल करते हैं ना तो उस वक्त में ना हमारी जितनी भी ट्रिक्स होती है ना, जितनी भी ट्रिक्स हमारे पेपर के टाइम पे होती है वो सब हमें याद ही नहीं आती हैं, वो हमें याद ही नहीं आती हैं। कारण क्या होता है ना, हमें सिर्फ वो याद आता है जो हमने प्रैक्टिस कर रखा होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम लोग टाइम के प्रेशर में होते हैं ना, तो टाइम के प्रेशर में हम वो चीज़ याद नहीं रख पाते जिस पे हमने अपना हाथ नहीं बैठाया है। हम वो चीज़ याद रख पाते हैं। आपको मैं कितने ही मैथ्स में तरीके बता दूँ जिसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जैसे डिविजिबिलिटी की तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। लेकिन अगर कभी मैं आपसे बोलूँ कि 625 को 48 से गुणा करो, आप ये 8 पंजे 40, 8 दूनी ये आप यही करने बैठ जाते हैं। पता है क्यों? बिकॉज़ यू आर प्रो एट दिस, आप इसमें बहुत प्रो हो चुके हैं। या अगर आप और किसी छोटे मेथड से करते हैं तो आप उसमें बहुत बेस्ट हो चुके होते हैं। इसलिए आप ऐसा करते हैं। अगर आलोक ऐसा होता ना कि इम्पोर्टेंट वाले आने होते तो फिर तो वोकैब सबके लिए बहुत आसान हो जाता, है ना?
रूट वर्ड्स जितने भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि आपसे वर्ड तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब देखो डिटेल से टॉपिक का एक आसान तरीका बताया, अब आप उसका भी शॉर्ट ट्रिक पूछ रहे हो, उसका भी इंपॉर्टेंट, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना? इसीलिए रूट वर्ड्स तो आपको सारे के सारे करने हैं, क्योंकि आलोक आपसे उनमें से कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। हो सकता है सवाल क्रेसी मतलब सरकार से आ जाए, हो सकता है फोबिया पे से आ जाए, हो सकता है यूनी पे से आ जाए, हो सकता है एमबी से आ जाए, एम्बल से आ जाए, सोम से आ जाए, किसी से भी आ सकता है। नहीं पवन, ऐसा नहीं होता है। जिस चीज़ में आपने बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस की है, आप उसे नहीं भूलेंगे। प्रैक्टिस इज़ द की, ये बात याद रख लीजिए। अगर प्रैक्टिस है तो सब है, प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना? फाइनली अंत यही है कि याद तो करना ही पड़ेगा। जी, तो दोस्तों ना कोई ट्रिक है, ना कोई रूल है, बस वोकैब्युलरी है और करनी पड़ेगी, ठीक है? निकल पड़ा हूँ मैं वोकैब्युलरी याद करने, ठीक है? ये अर्ज़ किया था, ओके? चलें, सवाल शुरू किए जाएँ अब? चलो, आज सवालों को करके आपको ये पता चल जाएगा, रोज़ाना कितने करें, कम से कम देखिए 10 वर्ड तो डेली याद करने बहुत ज़रूरी हैं। अब आप 20-25 भी कर लीजिए, है ना? रूट वर्ड्स मैंने दे दिए हैं अक्षर। मैंने उस फ़ाइल को पिन कर दिया है, ठीक है? मैं उसमें मैसेज डाल दिया, पिन भी कर देती हूँ। ठीक है? चलो, आ जाओ। हाँ, ये देखो पहला सवाल। ओके, सो गेरीमैंडरिंग वे पहला इडियम है आपका, 4 ऑप्शंस पढ़िए आराम से। ओके, तो अब मैं आपको पोल दे रही हूँ। आई थिंक अब आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। लेट्स गो। थोड़ी सी चलिए कोई बात नहीं। गेरीमैंडरिंग वे एक काम करने का तरीका है। जैसे आप बोलते हैं ना कि ये काम ना उसने लाइक ईमानदारी से नहीं किया है। बोलते हैं ना लोग कि ये काम उसने ईमानदारी से नहीं किया है, ये काम उसने गेरीमैंडरिंग वे से किया है। इसका मतलब होता है कि काम को आपने छल-पूर्वक किया है। काम आपने छल-पूर्वक किया है या आपने इस तरीके से किया है कि वो फेयर नहीं है, वो अनफेयर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी, राइट प्रियंका। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। वेरी इंपॉर्टेंट वन, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। ओके, तो डियर ऑल ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले इंग्लिश कंट्रीज़ में जो जगह ओशन के पास होती थी ना, तो बहुत ज़्यादा ओशन में टाइड्स हाई होने पर वो क्या करते थे, वो बहुत सारा ऑयल उबालते थे शिप्स में ही, ठीक है? और उस उबलते हुए ऑयल को पानी में डाल दिया करते थे। ऐसा करने से पानी में जो जो साइक्लोन आ रहा होता था, वो थम जाता था, उबलते हुए पानी की वजह से, ठीक है? अब कारण जो भी हो। तो पोर का मतलब डालना होता है, उड़ेलना होता है किसी भी लिक्विड को। ट्रबल्ड माने परेशान करता हुआ। तो परेशान करते हुए पानी में ऑयल डालने का मतलब क्या होता है? किसी भी मैटर को शांत करना। जी। टू पैसिफाई मैटर्स फॉर एग्जांपल आई पोर्ड ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर बाय टॉकिंग टू हर, उससे बात करने के बाद मैंने मैटर को शांत करने का प्रयास किया। ठीक है? चलो। परेशानी का समय है, कन्फ्यूजन का समय है, सिचुएशन को भड़का देना, ये सभी राइट आंसर्स नहीं है। ये वर्ड है आपके पास में, आपको बताना है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। सो गाइस जेस्टिकुलेट करना इज़ जेस्चर से बात करना। जेस्चर्स सो जेस्टिकुलेट इज जेस्चर। नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है? हैफिजात का मतलब क्या होता है? हैफिजार इज कोई भी चीज रैंडमली होना। देखो बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं ना, सबके मीनिंग्स यहाँ पे अच्छे से लिखे हैं, डिटेल्ड मीनिंग। तो आप इनको आराम से क्लास के बाद रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? ओके जी। जेस्टिकुलेट यूज जेस्चर्स स्पेशली ड्रामेटिक वंस इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और टू एम्फेसाइज वन वर्ड्स। अपने शब्दों ज्यादा इमोशंस और जेस्चर्स का प्रयोग करना। हैफिजर्ड, कोई भी काम करना जिसमें आपने उसको सही ऑर्डर में नहीं कर रहे हो, सही सीक्वेंस में नहीं कर रहे हो, तो डिसऑर्डरली वे में काम करना इज कॉल्ड, कोई भी चीज़ डिसऑर्डर होना इज हैफिजर्ड। रैंडम और हैफिजर्ड एक ही बात है। एब्डिकेट कर लेना मतलब एब्डिकेशन इज कॉल्ड, आपने किसी भी काम को मैनेज करना बंद कर दिया, अपने थ्रोन का त्याग कर देना। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का त्याग कर देते हैं तो उसे एब्डिकेशन कहते हैं, ठीक है? एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपका देखिए जो भी आपका वर्ड होता है ना, जो भी आपका वर्ड है, हम लोग उस वर्ड का जो एंटोनिम सिनोनिम है वो सेम ही रखते हैं। अगर नाउन है तो नाउन, वर्ब है तो वर्ब, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, ऐसा करके। हाँ, इसका एंटोनिम बताना रुपेंद्र, राइट।
ऑस्ट्रिसाइज़ है बेटा ये वर्ब। इस वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी को रोकते हैं, जब आप किसी को रोकते हैं, खासकर किसी भी व्यक्ति को रोकना अपने ग्रुप में आने से, ठीक है? जब आप क्या करते हैं, किसी को अलाउ नहीं करते हैं कि वो आपके ग्रुप में आए या वो कोई भी प्रकार की एक्टिविटी परफॉर्म करे, तो आप उसे ऑस्ट्रिसाइज़ करते हैं, ठीक है? जबकि वेलकम करना इज़ किसी का स्वागत करना, किसी को बुलाना और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके पास आए, तो हम उसे वेलकम बोलते हैं, ठीक है? हाँ, जिसमें होगा तुषार उसका बता दूँगी, सब वर्ड्स में नहीं लगता, ठीक है? जिसका होगा उसका बता दूँगी, ठीक है? हाँ जी। चलो बाकी के जो वर्ड्स हैं, किसी वर्ड में दिक्कत है, ये तो सिंपल वर्ड्स हैं, है ना? प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट लोग कौन होते हैं? जैसे कहते हैं भाई वो बहुत ही प्रूडेंट है। क्या क्वालिटी होती है? प्रूडेंट इज़ अ क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी? जब कोई भी व्यक्ति बहुत कायदे से अपने खड़ूस नहीं होता है बेटा, जब कोई डिसीज़न ले सकता है। प्रूडेंट का मतलब ये होता है, जब कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, वो कायदे से अपने डिसीज़न ले सकता है। प्रूडेंट माने इंटेलिजेंट, इट इज़ कॉल्ड वाइज़, इंटेलिजेंट होना, है ना? हाँ, घमंडी नहीं होता है बेटा, स्किल्ड होता है। जो व्यक्ति क्या कर सकता है, अच्छे से अपने निर्णय ले सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रूडेंट बोलते हैं, ठीक है? अच्छा और वेरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ वेरी? द वर्ड नंबर 2 वेरी माने आपको इस चीज़ से वेरी रहना चाहिए, आपको इस चीज़ से इसे क्या बोलते हैं वो लिखा होता है ना कुत्तों से सावधान, बिवेयर, बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर का मतलब इज़ कॉल्ड वेयरी, तो ये जो बिवेयर है ना वेयर, ये वेयरी से बना है, ठीक है? यहाँ से आया ये वर्ड, केयरफुल, सावधान, एग्ज़ैक्टली केयरफुल, है ना? ये चाहिए अपने को, बिवेयर इज़ वेयरी, याद रखेंगे आज की बात, ठीक है? हाँ, यहाँ से ये वर्ड आया है बिवेयर से, ठीक है? केयरफुल बोल दो बेटे, अब आप इसे वो बोल दो क्या कहते हैं उसको कॉशियस बोल दो। अच्छा कॉशियस और हमारा चेरी ये सेम ही होता है, ये और अपना वेरी सेम है, ठीक है? कॉशियस, चलो आ जाइए। let off the hook 42% ऑलराइटी तो डियर ऑल हाँ काफ़ी सही सोचा यहाँ पे आप लोगों ने अगर आपने किसी को लेट ऑफ द हुक कर दिया इट मीन्स अब वो उस ब्लेम से बच गया है तो अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम इज कॉल्ड लेट ऑफ द हुक वेरी वेल डन अगला सवाल चलिए 33 ओके तो डियर ऑल अच्छा मेरे याद से वर्ड नहीं शायद नया लगा सब लोगों का वर्ड इज पॉइंटेंट जिसका मतलब होता है इट्स एक्चुअली पॉइंटेंट कहलाता है पॉइंटेंट कहलाता है हाँ पॉइंटेंट इट्स कॉल्ड पॉइंटेंट जिसे हम लोग कब यूज़ करते हैं जैसे हम लोग बहुत बार कोई काम कर देते हैं लेकिन उस काम को करने के बाद ना हमें ये महसूस होता है कि यार हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी है ना फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि लाइक वो मेरे मन में एक बहुत ही पॉइंटेंट मेमोरी के रूप में है जब भी मुझे वो चीज़ याद आती है ना तो मुझे बहुत दुख होता है ना तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब बहुत ही लाइक सैड है बहुत ही आपको बहुत रिग्रेट हार्ट ब्रेकिंग आप कह सकते हैं आप इसे रिग्रेट भी बोल सकते हैं तो जब कोई भी चीज़ आपको रिग्रेटफुल लगती है आपको उस चीज़ का पछतावा है गिल्ट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा पॉइजन बोल देते हैं ठीक है शोई का तो मतलब होता है शो ऑफ करने जैसा सैड सिली अच्छा स्नोबिश कौन होते हैं सच अ स्नोब ऐसे बोलते हैं ना सच अ स्नोब स्नोब किसे बोलते हैं ऐसे लोग ना यूज करते हैं कि मतलब बहुत ही स्नोब है यार वो तो स्नोब का मतलब क्या हो जाएगा स्नोब इज वो जो होते हैं ना जिनको नहीं पता अच्छा स्नोब वो होते हैं जिनको बस ये लगता है कि हम ही हैं बस दुनिया में जो भी हैं जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और समझते हैं कि बाकी सबको किसी को कुछ नहीं आता बस जो भी आता है मुझे ही आता है ऐसे जो लोग होते हैं ना ये स्नोब कहलाते हैं तो अगर आप बोले कि यार वेन एवर आई मीट हिम आई फाइंड द स्नोबिशनेस इन हिम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार वो बहुत ही अपने आप को बहुत बहुत बड़ा समझता है हाँ मतलब वैसे थोड़ा एरोगेंट टाइप का है ओके चलो अ रेनी डे किस इडियम को रेनी डे कहते हैं जी, परेशानी के समय को रेनी डे बोलते हैं। पुराने समय में गाँव में जब लाइक रेनी डे होता था तो उससे काफ़ी समस्याएँ होती थी क्योंकि इतने सा जो घर होते थे वो भी खुले होते थे, कच्चे मकान होते थे और पशुओं को रखना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था और जो लोगों की जो उनका दैनिक उनके जो कार्य होते थे वो दिनचर्या पे बहुत प्रभाव पड़ता था। तो रेनी डे होना इज़ अ टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी परेशानी भरे दिनों को रेनी डे कहा जाता है। पर्स्पिक्यूटी पर्स्पिक्यूअस हमारा वर्ड होता है और पर्स्पिक्यूअस का मतलब होता है बहुत ही क्लैरिटी होना मतलब बिल्कुल चीज़ों का क्लियर दिखना या वो बहुत आसानी से समझ में आ जाना तो जब कोई भी चीज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है कि आपको उसे समझने में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना है इजीली अंडरस्टैंडेबल है तो आप इसे पर्स्पिक्यूटी बोलते हैं क्या बोलते हैं पर्स्पिक्यूटी वेगनेस अनफेयरनेस अनविलिंगनेस इनमें से एक भी नहीं लगेगा
है ना सुमन, सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं बेटा, सब आएंगे, ठीक है। ओके, तो डलनेस, सॉरी वेट वेट उल्टा कर दिया मैंने, हाँ वेगनेस, हाँ हमसे सिमिलर पूछा ना, वेगनेस को छोड़ के बाकी डलनेस, अनफेयरनेस, अनविलिंगनेस हमारा सेम है। डलनेस माने जो चीज डल है, अनफेयर जो फेयर नहीं, अनविलिंग जिसे करने का आपका मन नहीं है, ठीक है। वेगनेस माने, वेग माने धुंधला, जो चीज क्लियर नहीं है ना, जो वेग्ड है, धुंधली है, छुपी हुई है, उसे वेगनेस कहते हैं, ठीक है, छुपा हुआ या धुंधला होना। ओके जी, आ जाइए अगला सवाल लीजिए। रूट एंड ब्रांच, क्या मतलब है इस इडियम का? रूट एंड ब्रांच, नहीं ललित गलत हो रहा है, सिमरन गलत है। हाँ नहीं नहीं, सही है, ललित एंड सिमरन करेक्ट हुआ है, करेक्ट करेक्ट है, सॉरी यार, ललित का गलत था, सिमरन का करेक्ट था, ठीक है। ललित ने डी बताया था ना, हाँ। रूट का मतलब जड़, ब्रांच का मतलब शाखाएं, तो पूरा का पूरा पेड़ आ तो गया यार। अगर किसी भी चीज का रूट एंड ब्रांच आपको सब पता है तो उस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हो, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, ओके। आई नो द रूट एंड ब्रांचेस ऑफ द सिटी, इट मींस इस शहर के बारे में मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। हाँ तो शाह राइट। तो रन डाउन, तो देखा जाए तो अच्छा वैसे पता है क्या है ये बेटा, ये फ्रेजल वर्ब है, ओके। तो जब हम बोलते हैं, याद था वेरी गुड, तो जब हम बोलते हैं लाइक ही इज रनिंग डाउन, इसका मतलब है कि वो जो मतलब उसकी जो तबियत है ना वो सही नहीं है। तबियत में जब कोई लाइक वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना, तो उसे टू रन डाउन कहते हैं, ठीक है, वीक इन हेल्थ, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नहीं ये सब बहुत ही लाइक काफी मतलब सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। हाँ बहुत ईजी नहीं है, वो तो आप कर ही लेंगे, आई नो। वो ईजी वाले आपको प्रैक्टिस डे पे दे दूंगी, ठीक है। 44, द वर्ड इज अबिस्मल, द वर्ड इज अबिस्मल, और जिसका यूज हम करते हैं जब कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा खराब होती है। यूजुअली जो अब है ना, ए बी अब, वो आपको बैड मीनिंग लाइक अबनॉर्मल और अभोर, तो अबिस्मल कोई भी चीज एक्सट्रीमली बैड है, एक्सट्रीमली बैड है, बिल्कुल अप्रिय है, एकदम बेकार है। सुपर माने बहुत अच्छा, है ना। अलाक्रिटी का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ही लाइक चीयरफुल है, ब्रिस्क है, ऑपोजिट हो जाएगा। एंथुसियाज्म भी सेम होता है। अट्रोशियस इज डेफिनेटली द राइट आंसर। अट्रोशियस इज लाइक ऐसा होता है कि उसकी इतनी जरूरत कैसे हुई इतना गलत काम करने की। atrocity, atrocious, how atrocious he is. तो abysmal and atrocious is the same thing. अगला सवाल, a rolling stone, अब ये तो यार सबको पता होना चाहिए। rolling stone, तो रोल आया है, क्या बात है यार, सबने बहुत बढ़िया दिमाग लगा लिया इस बार है। बिल्कुल, a rolling stone है वो, क्या बोलते हैं वो हिंदी में, क्या कौन सी कहावत होती है वो? थाली का बैंगन, थाली का बैंगन या बिन बिन पैंदे का लोटा। हाँ, अस्थिर होना, नहीं तुषार, अस्थिर होना या स्थिर ना होना, स्थिर ना होना या अस्थिर होना, जो कभी भी एक काम के लिए कांस्टेंट नहीं हो सकता, जो कभी स्टेबल नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं अ रोलिंग स्टोन। जी, अनस्टेबल। वेरी वेल डन, अगला सवाल लीजिए। बकेनेर, चलो। 37% ओनली पढ़ा हुआ था। चलिए, तो बकेनियर का मतलब होता है, बकेनियर इज एक्चुअली ये पायरेट होते हैं जो करेबियन में वो करते हैं, ऑपरेट करते हैं। पायरेट का मतलब, पायरेट इज लुटेरे, जो समुद्री लुटेरे जो होते हैं ना, ठीक है। तो ये एक प्रकार के लाइक लूटर्स होते हैं, जो लूटने का काम करते हैं ना, पायरेट्स होते हैं, ठीक है, समुद्री डाकू, हाँ। समुद्री डाकू होते हैं, आइलैंड्स पर होते हैं, राइट, कैप्टन जैक स्पैरो। हाँ, तो मर्की का तो मतलब कोई भी बहुत ही सैड और बहुत डार्क से समय को बोलते हैं, डार्क या सैड टाइम को मर्की बोल देते हैं। बैडनेज का मतलब होता है बहुत ही मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि जोक्स वगैरह लिखना, तो बहुत ही ह्यूमरस कन्वर्सेशन करना, या ऐसे बहुत ही ऐसे फनी टाइप की कन्वर्सेशन करने को, या ह्यूमरस कन्वर्सेशन को हम लोग बैंडनेज बोल देते हैं, बैडनेज बोल देते हैं, ठीक है। पायरेट तो आपको पता ही है, पायरेट है ना। एंड कन्फैबुलेट करने का मतलब क्या होता है? कन्फैबुलेट इज किसी भी कन्वर्सेशन में एंगेज करना, मतलब बातचीत करना, अच्छे से बातचीत करना, ठीक है। तो अ पायरेट, डार्क एंड ग्लूमी, ह्यूमरस और विटी कन्वर्सेशन, एंगेज इन अ कन्वर्सेशन और कैकल, सबके मीनिंग्स लिखे हैं, ठीक है। आ जाओ, वायरलेंस है आपका वर्ड, पूछ रहा है आपसे एंटोनिम, लगा दीजिए ध्यान से अपना आंसर, चलो। थर्टी एट परसेंट,
वायरुलेंस का मतलब होता है जैसे अब जैसे हम लोग को वायरल हो जाता है ना, वायरल है ना, तो वायरल अच्छी बात तो है नहीं भाई, डेफिनेटली इस बुरा ही है वायरल तो है ना। तो आप यहाँ से वायरुलेंस को याद करें, वायरुलेंस का मतलब होता है किसी भी बीमारी का सबसे गंभीर रूप, किसी भी बीमारी का सबसे गंभीर रूप होना या सबसे खराब स्टेज होना। द सीवियरिटी और हार्मफुलनेस ऑफ अ डिजीज और पॉइजन इज कॉल्ड वायरुलेंस। तो गुडविल मतलब अच्छा होना, सेप्टिकली इज बुरा, बिटरनेस इज बुरा और वेनम इज बुरा। तो बाकी के तीनों वर्ड्स का मतलब तो पॉइजन था यार, आप आराम से इसका आंसर लगा सकते थे, पता है। अगर आपने एक भी बार ढंग से ऑप्शंस को देखा होता ना, तो आप बड़े आराम से आंसर लगा सकते थे। ठीक है, शायद 20 सेकंड कर देते हैं टाइमिंग। चलो अगले पे आओ। अ रॉयल रोड। चलो। हिमांशु। अ रॉयल रोड इज एक आसान तरीका किसी भी वस्तु के अंतिम उस पे जाने का, ठीक है, उसे खत्म करने का। एन ईजी वे टू अचीव एन एंड इज कॉल्ड अ रॉयल रोड। जी वेरी वेल डन, ये वाला पता था काफी सारे बच्चों को। स्वेट ऑफ वंस ब्राउ। अब आपको पता ही है, मतलब पसीना हम लाइक खून पसीना बहाना इज लाइक क्या करना। यू शुड नॉट फॉरगेट द स्वेट ऑफ योर फादर्स ब्राउ। यस, आपको अपने पिता के हार्ड परिश्रम को नहीं भूलना चाहिए। वेरी वेल डन गाइस, काफी अच्छा प्रयास किया है यहाँ पे सभी बच्चों ने। टू डू समथिंग इंडिविजुअली फ्रॉम पर्सन हाई ब्राउज, कुछ भी करना है। स्पेस्मोरिक। चलो। तो स्पेस्मोरिक का मतलब होता है रीअकरिंग, मतलब कोई भी चीज आपने ब्रीफ में करी है तो अब आपको फिर से करनी पड़ेगी। आपने उस काम को खत्म नहीं किया है, तो रिकरिंग का मतलब क्या है कि आपने किसी भी काम को कैसे किया है, बहुत ही ब्रीफली किया है, अभी आपने उसको कंप्लीटली एंटायरली नहीं किया है। ठीक है। अले का मतलब होता है बेटा सूद करना, खासकर अले वर्ड यूज है पेन के लिए। जब पेन को कम कर दिया जाता है, उसे कम पेनफुल कर दिया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को, तो हम उसे अले बोलते हैं। एलिविएट का मतलब सूद होता है, सूद करना। डिमिनिश माने खत्म होना, वैनिश करना या फिनिश करना। ठीक है, दैट इज हमारा डिमिनिश। ओके, चलो अगले पे आओ। दो गलत पर एक सही, वाह। टू सेव वंस स्किन। सूद माने काम डाउन करना अक्षय, किसी को शांति पहुंचाना। टू एक्सेप्ट विदाउट लॉस इज कॉल्ड टू सेव वन स्किन। आपने किसी चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया और आपको लॉस भी नहीं हुआ, इसे बोलते हैं टू सेव वंस स्किन। जेड, जेड माने ये तो यार सबको पता होगा। जेड इज आई एम फीलिंग जेडेड टुडे, क्या ऑपोजिट होगा? कब बोलते हैं आई एम फीलिंग जेडेड? जेड माने टायर्ड, टायर्ड एग्जॉस्टेड। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? चीयर, उत्साह में एकदम बढ़िया खुश मस्त एकदम ढिंचैक। चलो। apocryphal is the word asking the opposite. काफी खराब यार। एपोक्राइफल का मतलब होता है जब किसी भी चीज पर आपको डाउट है कि वो सत्य है कि नहीं है, क्योंकि वो बस सत्य बन के इधर उधर घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ आता है ना, और फिर क्या हो जाता है, वो बस सारे में घूमता फिर रहा है, बट उसको वो एपोक्राइफल होता है, मतलब उसके ऑथेंटिसिटी का किसी को पता नहीं होता है, तो उसे हम लोग एपोक्राइफल बोलते हैं। ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन या सत्य होता है, तो ऑथेंटिक या जेन्युइन करेक्ट आंसर। डूबियस का मतलब डाउटफुल होना, अनसब्सटेंशिएटेड। तो जब कोई भी चीज लाइक सब्सटेंशिएटेड होती है तो दैट इज लाइक स्टेबल, दैट इज गुड। एंड फिक्शियस का मतलब होता है फिक्शन, मतलब मन गढ़ंत, अपने आप से बनाई गई कहानी। तो राइट आंसर मस्ट बी, आपसे ऑपोजिट पूछा था तो आपको ऑथेंटिक चाहिए था। नहीं कैसे राहुल, एपोक्राइफल इज नॉट ऑथेंटिक, इट्स लाइक जिसमें आपको डाउट हो। जब किसी चीज की ऑथेंटिसिटी के लिए आप डाउट में होते हो, उसे कहते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक माने वो जेन्युइन है। गॉट इट। मिथ वो है तुषार जिन पे हमने बिलीव किया हुआ है। ठीक है, लाइक बस हमारा ऐसा मानना है। स्टोरी माने कहानी है। ठीक है, तो मिथ वो है जो लोगों के द्वारा माने जाते हैं। कहानियां तो कहानी का बनाते हो, आप सुनाते हो, है ना। कहानी की सत्यता की बात तो कोई करता ही नहीं है। इन टोटो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इन टोटो। क्या होगा ऑपोजिट? इन टोटो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। ऑपोजिट बताओ। इन टोटो माने इन टोटल, इन टोटो इज टोटल, टोटल का ऑपोजिट इज पार्शियली, अधूरा।
इन टोटो इज कंप्लीटली लाइक फुली, जब आप बिल्कुल संपूर्ण रूप से बात करते हो, और पार्शियली इज लाइक आधा अधूरा पूर्ण रूप से नहीं। डोसाइल, देखो बेटा, डोसाइल का मतलब क्या होता है? डोसाइल का मतलब होता है जब आप किसी भी व्यक्ति की बात को बड़े अच्छे से मानते हैं, आप एकदम उसके बिल्कुल ऐसे आज्ञाकारी हैं, आप उसके कंप्लायंट हैं, और आप सामने वाले की बात को बहुत कायदे से मानते हैं और सुनते हैं। ऑपोजिट होगा कि आप नहीं मानते हैं कतई भी, आप कंट्रोलेबल हैं ही नहीं, ना आप माइंड है, ना आप सबसर्विएंट हैं, आप है अपोजिंग। आप क्या करते हैं? आप उसे अपोज़ करते हैं, आप उसका विरोध करते हैं। सो दैट शुड बी द राइट आंसर। आ जाओ। गज़ल, गज़ल का एंटोनिम क्या होगा? गज़लिंग, जब आपको बहुत तेज़ भूख लगी होती है तो आप गज़ल करते हो। ऑपोजिट पूछ रहा है। अरे जब बहुत तेज़ भूख लगी हो तो क्या क्या रिलीज़ करते हो बेटा बहुत तेज़ भूख में? अच्छा हाँ, ऑपोजिट था ना, तो सोच सकते हो आप लोग। तो गज़ल का मतलब होता है बहुत जल्दी छूट, लाइक बहुत जल्दी ठूस-ठूस के खाना, ठीक है? बहुत जल्दी, बहुत ठूस-ठूस के खाना या पीने को हम लोग गज़लिंग बोलते हैं। तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा आप क्या कर रहे हो? हुँ, यार एक मेरे को डाउट है कि अगर गज़लिंग बहुत एक्चुअली देखा जाए ना, तो खैर ये सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसके अलावा कुछ इसका मीनिंग बन भी नहीं सकता। बताऊँ क्यों बन रहा है इसका मीनिंग ये? क्योंकि इम्बाइबिंग का मतलब हम जब कोई भी ड्रिंक लेते हैं यूजुअली अल्कोहलिक, तो उसे इम्बाइब बोलते हैं, बट जिसे आप सिप करके लेते हैं, सिर्फ छोटे-छोटे घूँट, हाँ, सिप होगा ना? हाँ, बट यार वही है ना कि इम्बाइब और सिप तो दोनों के दोनों सेम ही है। दैट्स व्हाट माय डाउट इज़ कि यार इम्बाइब और सिप तो सेम ही है ना? तो सिप क्यों नहीं बनाया, इम्बाइब ही क्यों आंसर आया इसका? दैट्स माय डाउट इज़, बट ये पेपर में ऐसे का ऐसे आया हुआ है। खैर मुझे इसका एक और रीज़न लगता है जो हो सकता है, कि जो गज़लिंग है ना, वो भी लाइक अल्कोहल के लिए यूज़ होता है, और इम्बाइब भी मेनली अल्कोहल के लिए यूज़ होता है। लेकिन सिप तो बिना अल्कोहल के भी हो सकता है ना, है ना? हाँ, एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाई। तो क्योंकि जो जो सिप है वो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए भी, लेकिन इम्बाइब और गज़ल दोनों ही अल्कोहल और फूड के लिए यूज़ हो जाता है, इसीलिए इम्बाइब बेस्ट आंसर दिया हुआ है ना? करेक्ट। सबका मीनिंग लाना है नहीं, नहीं श्वेता, ऐसा नहीं है ना बेटा, रिलीज़ नहीं हो सकता ना अगर, देखिए जब आप गज़ल कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी-जल्दी खा रहे हो, तो जल्दी-जल्दी खाने का उल्टा मतलब रिलीज़ थोड़ी हो जाएगा, जल्दी-जल्दी खाने का उल्टा होगा धीरे-धीरे खाना। हाँ, राइट। जी, बिल्कुल सही। आ जाओ। चलो गाइलनेस, तो गाइल किसे बोलते हैं हम लोग? गाइललेस पूछ रहा है। आ जाओ। गाइल होते हैं बहुत सीधे-साधे, ओके? बिना बिना कुछ भी छुपाए काम करना इज़ कॉल्ड लाइक गाइललेस। गाइललेस इज़ बिना कुछ छुपाए ईमानदारी से काम करना, और विली का मतलब इज़ क्लेवर होना, विली का मतलब इज़ क्लेवर, सो गाइललेस इज़ ऑनेस्ट, एकदम लाइक जो है बस वही है, और विली इज़ क्लेवर होना, चालाक होना, क्राफ्टी होना इज़ कॉल्ड विली, ठीक है? क्राफ्टी या क्लेवर होना, ठीक है? अच्छा फोर्थराइट का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चों को वर्ड्स बिल्कुल नए लगे हैं, नए? कितने बच्चों को? किस-किस को लाइक थोड़े से मॉडरेट लगे हैं? मॉडरेट। तो जिसको मॉडरेट लगे होंगे ना, उसकी तो भाई वोकैब सही तैयार हो रखी है, ठीक है? उसे तो बस थोड़ा और अच्छे से करना है। लेकिन जिसको सारे के सारे न्यू लग रहे हैं ना, ईमानदारी से बताना, जिसको भी सारे के सारे न्यू लग रहे हैं, क्या आपने अभी तक एक भी बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स देखे हैं बेटा? ईमानदारी से बताओ। टाइम मिला है अभी प्रीवियस ईयर? हाँ, फिर ठीक है। हाँ, देखो ये आपको नए इसलिए लगे हैं क्योंकि अभी अच्छा उसके कारण है, इसमें आप सही गलत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है जिसने कर लिया वो ज़्यादा अच्छा है, जिसने नहीं किया वो बहुत बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक अभी आपको वक़्त नहीं मिला होगा, है ना? या फिर आपका भी सिलेबस नहीं हुआ है, राइट? यही कारण हो सकता है ना, कि सिलेबस नहीं हुआ है तो प्रीवियस ईयर करने का क्या फ़ायदा, है ना? लेकिन यहाँ पर आपको एक और ध्यान रखना है, इंग्लिश की वोकैब्युलरी और एक आपकी जीके, इन दोनों के बेटा प्रीवियस ईयर आप करने शुरू कर दो, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनके प्रीवियस ईयर हम नहीं करेंगे ना, तो जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तब तक हम बहुत पीछे रह जाएँगे, ठीक है? इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट्स के ना प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस निकाल के इन्हें ज़रूर कर लो, इंग्लिश की वोकैब और एक जीके को, ये दोनों करने से बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो देखो हिमांशु, अगर आपने 1-2 महीने एडिटोरियल कर लिया है ना, अब आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर करना तो पड़ेगा ही बेटा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। रुचि या तो किरण वाला खरीद लो, या फिर आप ऑनलाइन निकाल लो पेपर। या तो ऑनलाइन निकाल लो वेबसाइट पे जा जा के, अगर हाथ में चाहिए कंफर्टेबली तो फिर किरण वाला खरीद लो अपना, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो यार 2-4 दिन वोकैब पढ़ के अगर होना होता ना, तो सबके सब ना कर लेते। कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है वोकैब में, इसलिए बहुत टाइम लगता है। जीके ल्यूसेंट का ले सकते हो रुचि, वरना जो प्रीवियस ईयर है वो तो बेटा सेम है। चाहे आप किरण का लो, चाहे आप अरिहंत का लो, चाहे आप किसी और का लो, प्रीवियस ईयर में वो कुछ बदल थोड़ी सकते हैं। ना सवाल बदलेंगे, ना ऑप्शन बदलेंगे। बस हाँ, कोई लाइक ब्लैक बुक तो वोकैब की बुक है ना, प्रीवियस ईयर थोड़ी है वो शशि, है ना? किरण की इंग्लिश नहीं कि आपको देखो सुनो यार, प्रीवियस ईयर बेटा सब्जेक्टिव वाइज़ मत लो, आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर में सब कुछ मिलेगा। अरे यार तुम तो बिल्कुल ही बच्चे हो। बच्चे छोटे-छोटे बच्चे हो क्या?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आता है ना वो बेटा सेट में सब पूरा का पूरा पेपर आता है, दैट विल बी अ कंप्लीट पेपर। इस कंप्लीट ईयर पेपर में सब कुछ होगा। इस पे लिखा होगा सेट लाइक आपका 1 है तो लिखा होगा कि शिफ्ट 1 फलाना ढमकाना डेट, जैसे 12 अक्टूबर। जस्ट 1 मिनट रुकिए गाइस। हाँ जी, तो इस पे लिखा होगा 12 अक्टूबर शिफ्ट नंबर 1। और फिर ना बेटा यहाँ पे पहले इंग्लिश के 25 सवाल होंगे, फिर मैथ्स के 25 होंगे, फिर ये तो बिल्कुल जैसा पेपर आया था ऐसे का ऐसे सामने होगा, एकदम सेम। तो यहाँ पर अब आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हो। प्रीवियस 5 इयर्स ले लो, अगर 5 इयर्स कंप्लीट हो जाए तो प्रीवियस 10 इयर्स कर लेना। ठीक है, ओके जी। हाँ राइट सौरभ, पूरा का पूरा पेपर आता है, वो भी कर सकते हो सुमन। अच्छा, एसएससी में क्या प्रीवियस ईयर से वोकैब क्वेश्चन रिपीट होते हैं? तो मैम का जवाब है यस, बिल्कुल होते हैं। एसएससी में वोकैब क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं, इसलिए आप इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं। वोकैब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आपको जरूर करने हैं। ठीक है, इडियम्स एज इट इज आ जाते हैं, वन वर्ड्स भी, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आ जाते हैं, ये जरूरी आपको करने। ठीक है, ओके। आज देखो तब तक सब नया लगेगा। एक बात बताओ यार, जब आपको यही नहीं पता बेटा, अच्छा ये वाला सवाल करो पहले, ये तो मैंने अभी कराया था ना। ये वाला सवाल करके बताओ, फिर बताऊंगी अगली बात। राइट अशोक, बिल्कुल सही बात। वेरी गुड। चलिए जी, इतने बच्चों को याद रहा, वेरी वेल डन। अब देखो आपने इसे क्यों लगा दिया, क्योंकि आपने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था, है ना। क्लास के शुरू में जो बच्चे आ गए थे शुरू के 5 मिनट में ना, उनके सामने डिस्कशन हो चुका था अ वेट ब्लैंकेट का, तो आपको इजीली समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या है, सवाल का पता होना चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि यार जब सवाल ही नहीं समझ में आ रहा तो आंसर कैसे निकलेगा। अब माने कि सवाल ये वाला लेते हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, कहाँ मैं इसे यूज करूँ, तो इन ऑप्शन का कोई फायदा नहीं है यार। लीन एंड मीन, लीन माने पतला होता है, मीन माने स्वार्थी होता है। क्या लगा दूं, फैट एंड लेजी, इविल एंड सेल्फिश, थिंक एंड वीक, रेडी एंड एफिशिएंट। क्या लग रहा है कौन सा होना चाहिए? बी, डी, ओके, डी। अब जितने बच्चों को याद है, तो भाई राइट आंसर नंबर डी होना चाहिए। आई एम लीन एंड मीन, इसका मतलब होता है कि मैं एकदम तैयार हूँ और मैं एकदम परफेक्ट हूँ इस काम के लिए, इसे लीन एंड मीन बोलते हैं। ठीक है, फॉर दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू बी लीन एंड मीन। आपको हर वक्त तैयार रहना है, आपको हर वक्त अपने बारे में सोचना है, आपको एफिशिएंट रहना है, इसे बोलते हैं। ठीक है, चलो तो अगला सवाल करते हैं। टू पुट इन कोल्ड स्टोरेज, जब से वो अमेरिका गई है ना, शी पुट्स एवरीबॉडी इन कोल्ड स्टोरेज, मतलब वो सबको अवॉइड करती है, उसके पर निकल आ गए हैं। उसे कहते हैं क्या, पुट समवन इन कोल्ड स्टोरेज, नेग्लेक्ट करना, किसी को अवॉइड करना। ठीक है, चलो। अ क्वियर फिश, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज अ क्वियर फिश? नहीं ललित, उल्टा है बिल्कुल। कोमल, मुकेश, राहुल करेक्ट, प्रियंका नहीं। एक विचित्र या सबसे अलग व्यक्ति को क्वियर फिश कहते हैं। इट्स कॉल्ड अ क्वियर फिश, जो बिल्कुल अलग होता है, एकदम सबसे डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अ क्वियर फिश। अब ये बताइए, हाँ राइट सुमन, अब ये बताइए तो आप आज से क्या करेंगे? आप अपने पढ़ने के स्केड्यूल में क्या चेंज करेंगे? एक तो आप लोग प्रीवियस ईयर ऐड करेंगे, और बेटा एक बात देखो जान लो, अगर पेपर में इंग्लिश आएगी और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो वो कैब से बच के जाने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन। जब वो कैब बिना पढ़े काम चल जाए, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। वो कैब तो बेटा जी आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, देखो अगर कोई ऑप्शन होता तो बिल्कुल बता देती। सपोज आप एक ऐसा पेपर कर रहे हो या आप बोल दो कि मैम मुझे सीएचएसएल का पेपर देना है, मैं मैथ्स, रीजनिंग और जीके में बहुत अच्छा हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत करो वो कैब, काम चल जाएगा, है ना। मेंस में आप इसके हिंदी ऑप्ट कर लेना, हिंदी में लिखे आना ऐसे लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मिशन भाई सीजीएल है, सीपीओ है, बड़े ऑफिसर रैंक के एग्जाम्स है ना, तो इनके लिए तो बेटा इसे छोड़ के काम ही नहीं चल पाएगा, करनी ही पड़ेगी आपको ना। टीयर 1 में भी है, टीयर 2 में भी है, टीयर 3 में भी है। ठीक है, हाँ राइट, नहीं नहीं हो पाएगा सोनम, पर डे एक अल्फाबेट नहीं हो पाएगा, एक अल्फाबेट से बहुत वर्ड्स हैं। पर डे 10 to 20 का टारगेट लीजिए और उसे यूज करिए जरूर, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालिए। ठीक है, हाँ, जिसे सीएचएसएल निकालना है वो भाई या तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत स्ट्रांग बन जाए, बहुत ज़्यादा, तो आप फिर थोड़ा सा इंग्लिश को हल्के में ले सकते हैं। ठीक है, टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव होता है सीजीएल में। डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे लेटर और प्रेसी लिख कर आने होते हैं, जिसके लिए वो कैप बहुत जरूरी है। साइना, आपने किरण प्रीवियस ईयर नहीं लिया होगा बेटा, प्रैक्टिस सेट लिया होगा। हाँ ऋतिक, एंटोनिम्स सिनोनिम्स की भी पीडीएफ है, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, पीडीएफ सारी की सारी वोकैबुलरी की है। ठीक है, जितनी भी वोकैब है ना, उन सबकी पीडीएफ बनाई हुई है मैंने, देखो वो अभी मैसेज किया था, मैं उस पर पिन कर दूंगी, अभी कर देती हूँ क्लास में ही। ठीक है, बाद में याद आए ना आए। और बताओ, और क्या डाउट है?
सीजीएल देना है बट अभी सेकंड ईयर में हो, सीएचएसएल हाँ, बिल्कुल दे दो। आप सीएचएसएल के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना होता है। हाँ। हुँ, लीडर बोर्ड बेटा जी ये रहा। मीनल क्या है, मीनल और आयुष और मुस्कान एंड गुलशन क्या है, 16 क्वेश्चंस करेक्ट। मुकेश, सुमन, रुचि, हिमांशु, चलिए कोई बात नहीं और अच्छा-अच्छा करो। फ्रेज़ल वर्ब सबके पीडीएफ्स को मैं पिन कर दूँगी, ठीक है? ओके जी, सारे पीडीएफ्स पिन कर दूँगी, टेंशन ना लो। अभी मैंने रूट वर्ड वाला कर दिया है, अभी मैं वो एंटोनिम सिनोनिम भी कर देती हूँ, ठीक है? चलिए, तो अभी भाई कल मिलते हैं, कल क्या करेंगे? कल अपनी क्लास में लगा हुआ है वन वर्ड, स्पेलिंग एरर्स और फ्रेज़ल वर्ब्स, ठीक है? तो कल ये वाले टॉपिक करते हैं, ठीक है? नहीं शगुफ़ा थोड़ा-सा टाइम होता है बेटा। हाँ जी, आप टियर 2 में तभी जाते हैं जब आप टियर 1 को क्वालीफाई कर लेते हैं। पहले तो टियर 2 को क्वालीफाई करके टियर 3 में जाते थे, बट अभी टियर 2 और टियर 3 साथ में ही होते हैं, बीच में 2-3 दिन का गैप होता है। टियर 2 में इंग्लिश और मैथ्स के 2 अलग-अलग पेपर होते हैं सीजीएल में और अगर सीपीओ में जाते हैं तो टियर 2 वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश का होता है, मैथमेटिक्स नहीं आती टियर 2 में। हाँ, साइना नहीं विद नहीं बेटा बाय, साइना बाय है। इंग्लिश बाय राखी मैम। टियर 3 में बेटा डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको लेटर, एसे या प्रेसी, इनमें से कोई भी 2 चीज़ें करनी होती है, या तो लेटर और प्रेसी या फिर एसे। पोएट्रीज़ नहीं होती हैं भाई, क्यों नहीं चाहिए यार पता नहीं, ये बताओ? इस पोएट्री कॉमन चीज़ थोड़ी है, कौन-कौन डेली पोएट्री करता फिरता है, ये बताओ? आपके पेपर में वही है जिसका आपके वास्तविक जीवन से संबंध है। मैथमेटिक्स में थ्योरम्स नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ब्याज से आपका मतलब है, आपका मतलब डिस्टेंस से, आपका मतलब स्पीड से, इनसे आपका मतलब है। इंग्लिश में पोएट्री नहीं है, प्रोज़ नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि इससे आपके जीवन में कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ग्रामर ज़रूरी है, अगर आप सेंटेंस नहीं बनाएँगे तो आप किसी की बात कैसे समझेंगे? किसी को क्या समझा पाएँगे? अगर वर्ड्स नहीं होंगे तो सेंटेंसेस आप क्या लिख पाएँगे? वही पार्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए इस नौकरी को करने के लिए। हाँ जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा रुचि। हाँ, आयुष वो तो होगा ही होगा भाई देखो क्योंकि आजकल टाइपिंग तो हर एक जॉब में माँगा जाता है ना, तो टाइपिंग इज़ कॉल्ड स्किल टेस्ट ओके? ओके जी? पीडीएफ काम इसी क्लास के बाद आप डाउनलोड कर लेना, सभी पोस्ट के लिए कंपल्सरी होता है राइट। कुछ नहीं है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, नॉर्मल टाइपिंग होती है जैसे 30 वर्ड्स पर मिनट होते हैं इंग्लिश में और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट। इन्वर्जन का कुणाल क्या डाउट था आपका? हाँ, पूछिए, क्या डाउट है? रूट वर्ड्स पढ़ा दिए कुणाल कल, 27 वर्ड पर मिनट ओके। नहीं, सिर्फ आप एक ही भाषा चुनते हैं या तो इंग्लिश या हिंदी। पास्ट इंडेफिनिट का इन्वर्जन फॉर्म बेटा इन्वर्जन फॉर्म टेंस का नहीं होता है कुणाल। इन्वर्जन फॉर्म अगर आप बना रहे हो तो वो टेंस के हिसाब से नहीं बनेगा, वो तो वर्ब के हिसाब से बनेगा ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला कि नेवर आई टॉक टू हर, नेवर आई टॉक टू हर, तो वो तो वर्ड के लिए बनेगा ना कि आपने नेवर बोला है, तो आप बोलेंगे नेवर डिड आई टॉक टू हर, नहीं तुषार, ऐसे, ठीक है? ये होगा। तो वो निर्भर करेगा कि सेंटेंस का टेंस क्या है, जो भी टेंस होगा आपको इन्वर्जन उसी में बनाना पड़ेगा। हर एक टेंस का इन्वर्जन बनेगा, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, सबका बनेगा कुणाल, ठीक है? अनुज टाइम निकाल के किया कीजिए। हाँ जी, रानी क्लास लीव कर सकते हैं। कुणाल अभी तो इस बारे में कोई चर्चा नहीं है भाई। आई थिंक वो एक्चुअली उसके लिए बहुत ज़्यादा फुटफॉल शायद मिलता नहीं है, ये कारण हो सकता है। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। ख्याल रखें अच्छे सभी लोग, पढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए। मम्मी-पापा का ख्याल रखिए खूब सारा, ठीक है? बाय-बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, स्पेलिंग क्वेश्चन करेंगे और फ्रेजल वर्ब्स करेंगे, ठीक है? वोकैब में बहुत लंबी-लंबी क्लासेस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा पढ़ो बट घर जाके रिविजन ज़रूर करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए जी, बाय-बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू ऑल।